या सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें है डेट टू इक्विटी रेशियो टू। डेट टू इक्विटी रेशियो दिया हुआ है और हमें रीजंस के साथ बताना है कि नीचे जो केसेस हैं इनकी वजह से हमारा ये रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा जैसे ये है केस नंबर 1। केस 1 है सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड है तो इसकी वजह से हमारे दो इम्पैक्ट होंगे। सेल ऑफ लैंड, देखो एक तो हमारा लैंड डिक्रीज होने वाला है। लैंड डिक्रीज होगा, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, लैंड मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हमारे डिक्रीज होंगे। और हमारा सेल हो रहा है तो लैंड हमारा डिक्रीज होगा 4 लाख से, क्योंकि 4 लाख का बुक वैल्यू है। हमारा बैंक इंक्रीज होगा कि हमने सेल किया, पैसा आएगा, तो बैंक इंक्रीज होगा हमारा 5 लाख से। बैंक मतलब करंट एसेट्स, करंट एसेट्स हमारे इंक्रीज होंगे। और तीसरा होता है हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारी 4 लाख की बुक वैल्यू का 5 लाख में हमारा सेल हो रहा है। सो 1 लाख से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स में आएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड्स में रिजर्व एंड सरप्लस भी आते हैं। तो ये हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स इंक्रीज हो रहा है। तो इस फर्स्ट केस में यदि हम देखें डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो मतलब डेट अपॉन इक्विटी, जो हमें कितना दिया हुआ है, टू टू दिया हुआ है, यानी 2:1। सो 2/1। तो यदि हमने डेट को 2 लाख और वन इक्विटी को 1 लाख, हमने एज्यूम किया इक्विटी 1 लाख और डेट हो गया 2 लाख, तो यदि हमारे शेयर होल्डर्स फंड जो 1 लाख से इंक्रीज हो रहे हैं, हम इसको 10 लाख एज्यूम कर लेते हैं। 10 लाख तो ये हो जाएंगे हमारे 20 लाख, और इसमें हमारा 1 लाख का इंक्रीज हो जाएगा। 1 लाख से हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ तो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डिक्रीज हो रहा है, बैंक इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो लैंड आता है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, जो यहाँ पर नहीं है। फिर ये बैंक है, बैंक भी यहाँ पर नहीं है। एक शेयर होल्डर्स फंड्स है जो यहाँ पर है, तो वहां पर हमारा 1 लाख का इंक्रीज हो रहा है। तो फिर हमारा क्या हो गया, 20 लैक्स डिवाइडेड बाय 11 लैक्स। सो अब इसको यदि हम कैलकुलेट कर लें, 20 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हमारा आ जाएगा 1.81 या 1.82:1। तो पहले हमारा था 2:1, अब है 1.82:1। तो क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज। ऐसे ही हमारा सेकंड केस है, जिसमें है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 10 लाख रुपीज। सो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, केस 2 है हमारा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 10 लाख रुपीज। तो इसमें क्या होगा, एक तो आपका प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारा इंक्रीज हो रहा है 10 लाख से। प्लांट एंड मशीनरी आता है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। दूसरा, हम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं उनको, तो हमारे इक्विटी शेयर्स भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 10 लाख से, जो हमारे आते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स में। तो हमारा कहा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सो प्लांट एंड मशीनरी भी हमारा इंक्रीज हो रहा है और इक्विटी शेयर्स भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो यदि हमारा यहाँ था डेट टू इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, यदि हमने इसको एज्यूम किया था 20 लैक्स 2:1 था, सो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 लैक्स,
और इसमें हमारे शेयर होल्डर्स फंड्स इंक्रीज हो रहे हैं 10 लाख से। सो ये हो रहा है हमारा 1:1। 1:1 मतलब पहले था 2:1, अभी है 1:1। तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है फिर से। फिर है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडेम्पशन ऑफ 13% डिवेंचर्स। इस केस में भी आप देखेंगे क्या हो रहा है, प्रीफरेंस शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स आपके इशू हो रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं 10 लाख। और आपका ये भी शेयर होल्डर्स फंड्स है, शेयर होल्डर फंड्स जो इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा आपने रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है। सो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, तो डिवेंचर जो है, यदि हमें डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करना है तो वो हमारे करंट लायबिलिटी में, नॉन करंट में होते हैं, लेकिन जब रिडीम करते हैं उस साल इसको हम करंट लायबिलिटीज में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अभी हमारी करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं 10 लाख से। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो केवल जैसे हमारा है डेट टू इक्विटी, सो 2:1 था, सो 20 lakhs डिवाइडेड बाई 10 lakhs। और इसमें हमारा इक्विटी ही इंक्रीज हो रहा है 10 लाख, डेट पर कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो ये हमारा हो रहा है 1:1। तो इस केस में भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि ये जो डिवेंचर्स है, जब उनका रिडेम्पशन होता है तो वो करंट लायबिलिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होते हैं। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखो इसका केस नंबर 1 है जहां पर आपको इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है। सो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। इक्विटी शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स इंक्रीज हो रहे हैं। और यहाँ पर हमारा दूसरा बैंक इंक्रीज हो रहा है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स मतलब दूसरा बैंक इंक्रीज हो रहा है। बैंक मतलब हो गया करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब जब हमारा ये है डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी जो हमारा दिया हुआ है 0.5:1, सो डेट अपॉन इक्विटी, सो पॉइंट, अब ये जो है 0.5:1, तो हमने इसमें वन वन को हम मानते हैं। तो लेट अस एज्यूम इक्विटी इज 1 लाख। तो डेट डेट कितना हो जाएगा फिर, 50,000, बिकॉज 0.5:1 है, सो 50,000। अब आपका यदि नए उसमें देखें, आफ्टर इशूइंग इक्विटी शेयर्स, सो डेट टू इक्विटी 1 लाख, सॉरी 50,000, 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। और हमारे इसमें शेयर होल्डर्स फंड्स ही इंक्रीज हो रहे हैं, सब एज्यूम करते हैं हम 10,000 से इंक्रीज हो रहे हैं वो। सो 50,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000। तो यदि हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.45:1। तो पहले हमारा था 0.50:1, अभी है हमारा 0.45:1। तो हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर से हमारा डेट डेट टू इक्विटी रेशियो हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। सेकंड केस है हमारा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो इसका हमारा इम्पैक्ट क्या आएगा, एक तो कैश, कैश रिसीव हो रहा है तो कैश हमारा इंक्रीज होगा। और डेटर्स से यदि हमें कैश मिल गया है तो डेटर्स हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे करंट एसेट्स, और ये भी क्या है, हमारे करंट एसेट्स। तो दोनों करंट एसेट्स हैं,
तो जो हमारा डेट टू इक्विटी रेशो है, डेट टू इक्विटी रेशो, उसमें हमारा होता है डेट अपॉन इक्विटी। तो ना तो इसमें डेट को इम्पेक्ट कर रहा है ये, ना ये ट्रांजैक्शन, ना ही इक्विटी को इम्पेक्ट कर रहा है, कि एक तरफ करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक तरफ करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो डेट और इक्विटी पर कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। इसलिए इस ट्रांजेक्शन की वजह से आएगा नो चेंज। थर्ड केस है हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यदि हमने से 10,000 एज्यूम किए हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? एक तो हमारा बैंक, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और हमारी करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो क्योंकि हम जब डिबेंचर्स हैं तो वो हमारे, जब हमें रिडेम्पशन करना होता है तो करंट लायबिलिटीज में हम ट्रांसफर कर देते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज से करंट लायबिलिटी में। तो अब जब उनका पेमेंट हो रहा है तो करंट लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो जाएंगे और बैंक भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये करंट एसिड्स हैं जो डिक्रीज हो रहे हैं, करंट लायबिलिटीज हैं डिक्रीज हो रहे हैं, डेट और इक्विटी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। इसलिए इस ट्रांजेक्शन की वजह से आएगा नो चेंज। हमारा परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जब हमने गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, तो हमारा इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है, यानी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और हमने पेमेंट नहीं किया तो हमारी लायबिलिटी, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशो। सो डेट टू इक्विटी रेशो में आता है डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, और डिवाइडेड बाय इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स फंड्स। तो इन दोनों पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आएगा नो चेंज, इन इस रेशो में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48। इसमें हमने पूछा है कैलकुलेट रेशियोज इंडिकेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो हम सबसे पहला इसमें रेशियो निकाल रहे हैं डेट डेट टू इक्विटी। सो डेट टू इक्विटी रेशियो मीन्स डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड्स। तो अब देखो, लॉन्ग टर्म डेट हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म डेट वो क्या है? हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स। सो लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम आईडीबीआई, ये जो है हमारे 30 लैक्स, ये हमारे लॉन्ग टर्म डेट दिए हुए हैं। फिर है शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स में कैपिटल आते हैं, इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, और हमारे आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 15 लैक्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारे पास 5 लैक्स। रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास 4 लैख। इसमें एक और चीज दी हुई है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, लेकिन वो रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है, इसलिए हम इसको अलग से नहीं लेंगे, क्योंकि वो इसमें इंक्लूडेड है, इस 4 लाख में इंक्लूडेड है ये। तो ये हमारा हो गया 24 लैक्स। तो अब हम डेट टू इक्विटी रेशो अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशो इक्वल्स डेट अपॉन इक्विटी। तो हमारा कितना? 30 लैक्स डिवाइडेड बाय 24 लैक्स। तो ये हमारा आ जाएगा 1.25:1। दूसरा हम इसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए करेंट रेशो निकाल सकते हैं। सो करेंट रेशो करेंट रेशो का हमारा फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो जिसका हमें इन्होंने दिया हुआ है
12 lakhs and 8 lakhs, that is given. So 12 lakhs divided by 8 lakhs. So 12 divided by 8, 1.5. तो 1.5 is to 1. तो ये भी हमारा आंसर है, 1.5 is to 1, और ये भी हमारा आंसर। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49। इसमें देखो केस 1 है। तो केस 1 क्या है हमारा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? आपके शेयर्स इंक्रीज होंगे, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स इंक्रीज होंगे इसमें, है ना। शेयर होल्डर फंड्स इंक्रीज होंगे। और दूसरा हमारा कैश, कैश मतलब हो गया करंट एसेट्स। तो हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। और हमें निकाल इम्पैक्ट किस पर देखना है? डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो। तो इसने हमें क्या दिया है? 2:1, यानी 2 लाख और 1 लाख, यदि हमने इक्विटी को 1 लाख एज्यूम किया है तो। और ये ट्रांजेक्शन होने के बाद क्या होगा? हमारा शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ हमारा इंक्रीज होगा। यदि हमने ऐसा एज्यूम किया 10,000 रुपीज के हमने शेयर्स इशू किए हैं, सो प्लस 10,000, तो हमारा कितना हो गया? 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,10,000। तो हमारा क्या आएगा? 1.81, 1.81:1। तो हमारा क्या हो गया? 2:1 से 1.81 आया, तो हमारा डिक्रीज हो गया। ठीक है। सेकंड केस है हमारा कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। कन्वर्जन ऑफ, तो देखो यहाँ डिवेंचर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे डिवेंचर्स डिक्रीज होंगे और इक्विटी शेयर्स हमारे इंक्रीज होंगे। तो इक्विटी शेयर्स मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, और डिबेंचर्स मतलब करंट लायबिलिटी, क्योंकि जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं या रीपेमेंट कर रहे हैं, रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो वो हमारे करंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं। तो इस केस में हमारा करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। तो यदि हम इसका इम्पैक्ट देखें डेट टू इक्विटी रेशो पर, सो हमारा है डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट हमारे इसमें कितने उन्होंने हमें दिया था रेशो? 2:1। सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। और समझो इसमें हमने 10,000 के, यानी कार्डनल इक्विटी शेयर यदि 10,000 रुपीज का है, तो ये 10,000 से हमारे इंक्रीज हो गए। तो जैसा पहले वाला केस था सेम वैसे ही हो जाएगा, 1.81:1, यानी हो गया डिक्रीज। तो क्योंकि डिवेंचर्स करंट लायबिलिटी का पार्ट है इस समय, इसलिए हमारे लॉन्ग टर्म डेट डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी। ये है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट प्रॉफिट। तो इस ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट आएगा? फिक्स्ड एसेट्स सेल हो रहे हैं तो डिक्रीज हो जाएंगे, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिक्रीज हो रहा है। आपने फिक्स्ड एसेट सेल किया है तो बैंक इंक्रीज होगा, यानी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। और प्रॉफिट पे सेल किया है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड्स का पार्ट है, तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स इंक्रीज हो रहा है। सो डेट टू इक्विटी रेशो में हमारा, यदि हमारा डेट है और इक्विटी है, तो डेट हमारा है 2 लाख और इक्विटी है हमारा 1 लाख, 1 लाख, और इसमें हमने 5,000 इंक्रीज हो रहा है। यदि हमने ऐसा समझा कि हमें 5,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा क्या हो गया? 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख 5,000। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1.90, 1.90:1। तो यहाँ पर भी 2:1 से 1.901 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो इस फोर्थ केस है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस।
तो इसमें क्या होगा, जब आप फिक्स एसेट्स बाई कर रहे हो तो फिक्स एसेट्स इंक्रीज होंगे, और हम लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस है, यानी कि हमारे हमने इसका पेमेंट नहीं किया और हमें धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में करना है, तो हमारे लॉन्ग टर्म डेट भी इसमें इंक्रीज होंगे। तो यदि ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये 10,000 का था जो परचेज किया है, सो डेट टू इक्विटी, तो हमारा हो गया डेट अपॉन इक्विटी, मतलब डेट हमारा यदि 2 लाख का था और यदि हमने सोचा कि हमने 10,000 का फिक्स एसेट बाई किया है जिससे हमारे नॉन करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हुए हैं, यानी डेट इंक्रीज हुए हैं, और ये है 1 लाख। सो 2,10,000, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो हमारा है 2.10:1। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज, पहले 2:1 था, अभी ये 2.10:1 है, तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है। ये है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यानी पेमेंट, क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक डिक्रीज होगा, यानी करंट एसेट्स डिक्रीज होंगे, और क्रेडिटर्स भी हमारे डिक्रीज होंगे। तो जो हम ये कर रहे हैं, रेशो डेट टू इक्विटी रेशो इक्वल्स डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट है हमारा 2 लाख और इक्विटी है हमारा 1 लाख, लेकिन ये हमारा क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से न तो हमारे लॉन्ग टर्म डेट को कुछ इम्पैक्ट आ रहा है और ना ही हमारे इक्विटी को आ रहा है, क्योंकि इसमें करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज आ रहे हैं, तो ये हमारा 2:1 ही रहेगा। तो कोई भी चेंज नहीं आया है, सो नो चेंज। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50। सो क्वेश्चन नंबर 50 में हमें डेट टू इक्विटी रेशो निकालना है। सो डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डेट अपॉन इक्विटी। सो डेट अपॉन इक्विटी मतलब नॉन लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। सो हमें इसमें लॉन्ग टर्म डेट दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म डेट हमें दिए हुए हैं इसमें 2,50,000, और हमें इक्विटी, इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल 10 लाख और 2,40,000 का रिजर्व एंड सरप्लस। सो 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2,40,000, सो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और ये है हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर्स, ये है हमारे डिबेंचर्स। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो 2,50,000 डिवाइडेड बाई 12,40,000, तो ये हमारा आ जाएगा 0.20:1, तो ये है हमारा आंसर।